तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 2 दिसंबर है आज। तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। तो 2 दिसंबर के दिन भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात में शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीला रसायन निकला था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। ये मतलब बोला जाता है कि भारत में उस समय सबसे बड़ी त्रासदी थी जब 1984 में ये रासायनिक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड की एक संयंत्र था, रासायनिक संयंत्र था। यहाँ पर रासायनिक जो जहरीला रसायन था वो लीक हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए थे। आज भी आज भी बहुत से लोग हैं जो उनकी पीढ़ियां हैं इस त्रासदी से भुगत रही है, क्योंकि ये जेनेटिक भी था। बहुत से ऐसे लोग थे जो मारे गए थे, और जो लोग नहीं मारे गए थे तो उनके शरीर में ऐसी बहुत सी समस्याएं हुई थी, जैसे कि अपंगता हो गया, अंधापन हो गया, और शरीर के कई ऐसे अंग थे जो काम करना बंद कर दिए थे। तो ये सारी समस्याएं हुई थी। और साथ ही साथ में वो तो ठीक है, उसके बाद उनके जो बच्चे थे, नाती पोते थे, वो भी इसी समस्या से आज भी कुछ लोग हैं जो गुजर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी कहलाती है। चलिए इसके बाद कुछ और चीज देख लेते हैं। सन 1911 में सन 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा थे। चलिए यहाँ पे हमको एक और काम की चीज क्या मिल गई भाई, कि भारत में आने वाले सबसे पहले राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ये थे ब्रिटेन के पहले राजा थे। और रानी बने उनके बम्बई आज तक आने पर। बम्बई जो अब जो है मुंबई जिसका नाम बोला जाता है, ये मुंबई में आए थे। उनकी ही याद में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज ये मिली कि मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जो गेटवे ऑफ इंडिया, यह कब बनाया गया था? 1911 में इसकी नींव रखी गई थी, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन मैरी भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि संपूर्ण विश्व से दास प्रथा को समाप्त करना है। दास प्रथा विश्व के अधिकांश देशों में प्राचीन समय से ही व्याप्त रही है, परंतु अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर दास प्रथा रहती है, परंतु उसका स्वभाव बदल चुका है। स्वभाव से मतलब एक कि उसका स्वरूप बदल चुका है। बंधुआ मजदूरी भी वही चीज कहलाती है, और वैश्यावृत्ति, और बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, और मानव ट्रैफिकिंग जिसको बोला जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है, तो ये सब दास प्रथा के अंतर्गत ही आता है। बच्चों को उठा कर ले आना, या लड़कियों को लेके जाना, फिर उनसे वैश्यावृत्ति कराना, बच्चों को उठाकर लेके जाना, उनसे भीख मंगवाना, ये सारी चीजें भी दास प्रथा के अंतर्गत ही आती हैं। तो वही कहने का मतलब ये है कि आज भी कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर दास प्रथा जो है वो मौजूद है। इसको खत्म करने के लिए, इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन। इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए दुनिया भर में भले ही कितने प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं यह प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। जो मैंने आपको अभी बताया वही चीजें आप पे। चलिए आगे बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के तौर पर मनाने जाने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित भी किया था। इसी को देखते हुए फिर 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ।
दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? ऑप्शन है आपके पास, अनंत गुणा श्री राम एयरपोर्ट, धनोधर श्री राम एयरपोर्ट, या फिर आदि पुरुष श्री राम एयरपोर्ट, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए इसका आंसर है डी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया। यह जो प्रक्रिया है ये 2018 से 2018 से चालू कर दी गई थी, परंतु उसके बाद फिर इसको राष्ट्रीय जो उड्डयन मंत्रालय है, राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय, उसके पास ये प्रस्ताव भेजा गया था, फिर वहां से ये पारित हो गया। फाइनली अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट हो गया है। और इसकी जो घोषणा है ये 2019 में की गई थी, और साथ ही साथ में अभी जो हाल ही में जो जो दिवाली मनाई गई थी 2020 में, इसमें भी योगी आदित्यनाथ ने यही बात की थी कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करना है, इसकी यहाँ पर उन्होंने घोषणा भी की थी। चलिए आगे बात करेंगे। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग में सबसे ऊपर है? ऑप्शन है आपके पास, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, या फिर बेल्जियम। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो 2020 की फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर है, और ये जो रैंकिंग है 27 नवंबर के दिन ये लिस्ट जो है वो निकाली गई है। 27 नवंबर के दिन ये लिस्ट निकाली गई है, जिसमें सबसे ऊपर है, फर्स्ट रैंकिंग पे है बेल्जियम। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे है फ्रांस। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, और तीसरे नंबर पर है ब्राजील। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। चौथे नंबर पर है इंग्लैंड। चौथे नंबर पर इंग्लैंड, और पांचवें नंबर पर है पुर्तगाल। तो यहां पर हमने देख लिया कि ये जो 5 रैंकिंग, पहले नंबर पे हमारा बेल्जियम है, 1 नंबर पर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 2020 की फीफा की जो फाइनल रैंकिंग थी उसमें 5 देशों के मैंने नाम आपको बता दिए। पहले नंबर पे हमारा बेल्जियम है, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे इंग्लैंड, और आखिरी नंबर 5वें नंबर पे पुर्तगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो उनकी विदेश यात्रा में शामिल नहीं है? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि डॉक्टर एस जयशंकर जी की यात्रा में शामिल नहीं है? अभी उन्होंने 3 देशों की यात्रा की है, आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो अभी शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, सऊदी अरब, बहरीन, सेशल्स, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आंसर दीजिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर निम्न में से कौन से देश की यात्रा पर अभी शामिल नहीं है? अभी कौन सी देश की यात्रा उन्होंने अभी नहीं की है? चलिए इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं है। अभी कौन कौन से देश हैं ये यात्रा भी देख लेते हैं। एस जयशंकर जी हैं, वो 3 देशों की यात्रा पर हैं। चलिए वापस पूरी चीजों को डिटेल में देखते हैं। 3 देशों की यात्रा पर हैं, और साथ ही साथ में सबसे पहले वो बहरीन और यूएई का दौरा कर चुके हैं। तो पहले नंबर पे उन्होंने किया क्या, बहरीन और यूएई।
यूएई, यूएई की यात्रा इन्होंने की और इसके साथ ही साथ अब विदेश मंत्री जो है वो 27 से 28 नवंबर, 27 28 नवंबर को 27 और 28 नवंबर को सेशल्स की यात्रा करेंगे, करी है उन्हें सेशल्स, सेशल्स की यात्रा करी है। तो यहाँ पे हमने तीनों चीजें देख ली कि बहरीन भी हो लिया ये, और यूएई भी की भी यात्रा इन्होंने की और सेशल्स की यात्रा भी की है। सिर्फ बचा कौन सा हमारा, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इन्होंने अभी यात्रा अपनी नहीं की है। और यहाँ पे कुछ और चीज बता देता हूँ आपको, जैसे सेशल्स है, सेशल्स सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वेलम राम कल्याण जी हैं। कौन है? वेलम राम कल्याण। वेलम राम कल्याण राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चलिए आगे बात करेंगे। राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली कि भारत के विदेश मंत्री 3 देशों की यात्रा पर थे, बहरीन, यूएई और साथ ही साथ में सेशल्स। परंतु इस लिस्ट के अनुसार जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं सऊदी अरब की इन्होंने यात्रा नहीं की है। चलिए आगे बात करेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए? ऑप्शन है आपके पास, राजीव दास चौरसिया, उत्पल कुमार सिंह, रमेश कुमार निगम या फिर जितेंद्र प्रताप गौड़। किस व्यक्ति को हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जी को नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक वरिष्ठ आईएएस हैं, ये वरिष्ठ आईएएस हैं। उत्पल कुमार सिंह एक वरिष्ठ आईएएस हैं जिनको चुना गया है लोकसभा के नए महासचिव के रूप में। और इनको चुना है किसने? ओम बिड़ला जी ने। ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी ने चुना है। और ये ओम बिड़ला कौन है? ओम बिड़ला है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड के आईएएस कैडर के हैं ये। उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड आईएएस कैडर के हैं ये। 1986 बैच के। 1986 बैच के आईएएस कैडर के हैं ये, उत्तराखंड के हैं। और इसकी पहले, उत्पल कुमार सिंह के पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थी। स्नेहलता, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जी लोकसभा की महासचिव थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद अब उत्पल कुमार सिंह जी को बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड के आईएएस कैडर के थे, 1986 बैच के। इनकी नियुक्ति किसने की थी? ओम बिड़ला जी ने की है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध व्यक्ति डेविड प्राउज का निधन हो गया, वे क्या थे? आपको बताना है। डेविड प्राउज जी का हाल ही में निधन हुआ है, वे क्या थे? ऑप्शन आपके पास, अभिनेता, पूर्व प्रधानमंत्री कहीं के, वैज्ञानिक या फिर पूर्व राष्ट्रपति। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर अभिनेता। डेविड प्राउज जी एक बहुत ही फेमस अभिनेता थे, हॉलीवुड अभिनेता थे। और ये इनका जो 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। डेविड प्राउज स्टार वार्स में, स्टार वार्स आपने अगर मूवी देखी होगी, मैं तो नहीं देखता हूं तो मुझे इसके बारे में ज्यादा मूवी का जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने नहीं देखी। स्टार वार्स का एक डार्थ डार्थ वॉथर करके एक कैरेक्टर था, ये इन्होंने निभाया था। और इस पर डार्थ वॉथर के लिए जो आवाज दी थी वो दी थी अर्ल जोन्स ने दी थी। अर्ल जोन्स। अर्ल
जोन्स। चलिए, तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या क्या मिल गई भाई यहाँ पे कि डेविड प्राउस जी 85 वर्ष के में इनकी निधन हुआ। ये स्टार वॉर्स नाम की एक मूवी थी जिसमें डार्थ वॉथर का इन्होंने किरदार निभाया था, और ये बहुत ही फेमस अभिनेता थे हॉलीवुड के। चलिए आगे बात करेंगे। 27 नवंबर 2020 को भारत में 27 नवंबर 2020 को भारतवर्ष में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया? ऑप्शन है आपका 10वां, 11वां, 15वां या फिर 19वां। चलिए इसका आंसर है 11वां। तो भाई 27 नवंबर के दिन 27 नवंबर को 11वां अंगदान दिवस मनाया गया है। अंगदान दिवस मनाया गया है। ये दिवस जो है वो मनाया क्यों जाता है? ये अंगदान दिवस जो मनाया जाता है उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए जो लोग अंगदान करते हैं, प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है, जो कि अंगदान करते हैं, अंगदान करते हैं, अंगदान करते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे जो बहुत से लोग हैं जिनको अंगों की जरूरत है, कोई भी अंग हो सकता है वो बॉडी का, उन अंगों की बहुत जरूरत है, और उसके लिए ये जो दान करता होते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की जान बचाई है, इसको ऐसा प्रोत्साहन करने के लिए ये 27 नवंबर के दिन राष्ट्रीय अंगदान दिवस को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। 1 दिसंबर सन 2020 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास 52वां, 56वां, 59वां या फिर 46वां। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। बीएसएफ ने 2020 1 दिसंबर के दिन कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? मतलब कल के दिन बीएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? चलिए इसका आंसर है 56वां। 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी। और इसको करने का मेन जो कारण था वो था भारत चीन भारत चीन युद्ध जो हुआ था उसके बाद इसको किया गया था। सीमा सुरक्षा के लिए किया गया था। सुरक्षा सीमा सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। और ये एक केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है जिसको गृह विभाग संचालित करता है, गृह विभाग संचालित करता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो जैसे हमारी भारतीय आर्मी होती है, भारतीय सेना जो होती है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। आर्मी जो हमारी सेना जो है वो किसमें काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। परंतु जो हमारी जो बीएसएफ है, बीएसएफ जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। मतलब गृह मंत्रालय ही इसको पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और ये सेंट्रल केंद्रीय एजेंसी है। केंद्रीय एजेंसी से मतलब ये कि ये पूरी तरह से सेंट्रल के आदेश को माना करती है। सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल ही इसकी सारी नियुक्तियां करता है, सारे डिसीजन जो है वो सेंट्रल ही करता है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश जो है वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के लिए 10 देशों में अपनी जगह नहीं बना पाया है? ऑप्शन है आपका स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी या फिर इटली। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। क्या रहने वाला है कि ऐसा कौन सा देश है जो 2020 के लिए फीफा रैंकिंग में शीर्ष के 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा है? चलिए इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी जो है 2020 की फीफा रैंकिंग में 10 स्थान नहीं बना पाया, 10वें स्थान तक भी नहीं पहुंच पाया है। परंतु आपको एक और चीज बता दूं कि जर्मनी जो है वो पिछली बार का विश्व चैंपियन भी रहा है। पिछले बार का पिछला
विश्व चैंपियन भी है, विश्व चैंपियन भी है 2019 का जर्मनी। परंतु उसके बाद भी ये फीफा की रैंकिंग में 10वें नंबर तक भी नहीं आ पाया यहाँ पर। तो ये जो रैंकिंग की जो डेट थी वो कब करी गई थी, 27 नवंबर के दिन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 27 नवंबर को लिस्ट आई है जिसमें जर्मनी जो है 10 स्थान भी नहीं बना पाया। पहले स्थान पे मैंने आपको बता दिया क्या था। और ये भी देख लेते हैं कि जर्मनी जो है वो 13 स्थान पे है, 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है अभी। चलिए आगे बात करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको आईपीपीबी बोला जाता है, ने किस बीमा कंपनी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने के लिए एक साझेदारी की? ऑप्शन है आपके पास LIC इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, या फिर PNB में मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है PNB मेट इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने कोलेबोरेशन की है, समझौता किया है, साझेदारी की है, जिसके तहत यह दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल बीमा के लिए, बीमा क्षेत्र में दोनों मिलकर काम करने वाले, क्योंकि दोनों कंपनियां जो हैं वो, जो PNB है ये PNB की, सॉरी मेटलाइफ जो कंपनी है वो PNB की इंश्योरेंस कंपनी है। और यहाँ पर पोस्ट पेमेंट बैंक जो है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसकी शुरुआत की गई थी। पहले पोस्ट ऑफिस ही हुआ करता था, परंतु उसके बाद फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। अब इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि पोस्ट पेमेंट बैंक चालू हुआ है तो इसके लिए भी इंश्योरेंस के जो इंस्टीट्यूट है वो होना चाहिए, चालू करना चाहिए। इसी को देखते हुए PNB के साथ इन्होंने मिलकर काम चालू किया है इंश्योरेंस के लिए। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया भाई, आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स और देख लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे है, DRDO ने दिल्ली कैंट के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में ICU बेड बढ़ा दिए हैं। लगभग 500 बेड, 500 बेड जो हैं ये बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अभी लगातार दिल्ली में स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं है। इसको देखते हुए DRDO ने सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल में 500, लगभग 500 जो बेड हैं, ICU बेड जो हैं बढ़ा दिए। ICU बेड के साथ साथ में और भी जो अत्याधुनिक जो उपकरण हैं, वेंटिलेशन से लेके और भी जो चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे DRDO ने बढ़ाई हैं। चलिए आगे बात करेंगे। भारत सरकार की MSME क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की एक योजना है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 30 नवंबर के दिन यह घोषणा की। आभासी हिरोशिमा मीटिंग में संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने यह कहा कि केंद्रीय सरकार केवल MSME क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक योजना बना रही है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि भाई हम जो हैं छोटे रोजगारों के लिए, जो मध्यम वर्गीय रोजगार हैं और जो निम्न छोटे रोजगार है, लघु उद्योग जो हैं, उनके लिए वहां पर रोजगार पैदा करने के लिए हम 5 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा करने की यहाँ पे योजना बना रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन के विकास के लिए मिशन कोविड रक्षा शुरू किया है। मिशन कोविड रक्षा सुरक्षा का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सरकार ने लगभग 5 से 6 कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा शुभारंभ किया है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह भी सुनिश्चित होगा कि विभिन्न वैक्सीनों को बाजार में पेश करने और लाइसेंस देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इससे पहले सन 2020 में, नवंबर 2020 में भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की थी। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन जहां निर्माण हो रहा है, 2-3 कंपनियां हैं, वहां पर जाकर इंस्टीट्यूट हैं जो वहां पर जाके निरीक्षण किया कि क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है,
और साथ ही साथ में अभी एक और चीज चल रही है कि कोविड वैक्सीन अगर बन जाएगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर समीक्षा हो रही है, पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। तो प्लान के अनुसार जो खबर आ रही है कि सबसे पहले जो है वो हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि भाई यही जो व्यक्ति हैं, यही सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर में, सबसे ज्यादा रिस्की अभी यही है, क्योंकि ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो कि कोविड से पॉजिटिव हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं को रहता है, तो सबसे पहले इनको ही वैक्सीन का डोज देने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज, हमने देख लिए कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हमने देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। थैंक यू।